हेलो फ्रेंड्स, आपका जेड सॉल्व पेपर में स्वागत करते हैं। दोस्तों, प्रैक्टिस 4 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 30 तक मैंने प्रोवाइड किए हैं। बाकी जो क्वेश्चन है आज मैं 31 से शुरू कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। निम्न में से कौन सी राजनीतिक विचारधारा इस विचार से जुड़ी है कि मिश्र प्रजाति राज्य ऐसे राज्य से घटिया होता है जिसमें एक ही विशुद्ध प्रजाति के लोग होते हैं? तो इसका आंसर होगा नाजीवाद। ठीक है, तो इसकी हम व्याख्या देख लेते हैं। नाजीवाद विचारधारा एक मुख्य तत्व रक्ती शुद्धता का मिथ्या प्रचार है। नाजीवाद आर्य नस्ल को उत्कृष्ट मानते थे। यहूदियों को मिश्रित रक्त वाले कहकर उनकी निंदा करते थे। इसी के आधार पर नाजीवाद अपने साम्राज्यवादी प्रहारों को असभ्यों को सभ्य बनाने के नाम पर न्यायोचित सिद्ध करने का प्रयास करते थे। क्वेश्चन नंबर 32, ध्यान से देखिएगा, एक कोटेशन है। स्वतंत्रता किए जाने योग्य को करने की या आनंद लेने योग्य आनंद लेने की सकारात्मक शक्ति है। यह मत प्रतिपादित किया था जॉन स्टुअर्ट मिल ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, एडमंड बर्क ने, टी.एच. ग्रीन ने। तो दोस्तों, ये जो कोटेशन था वो टी.एच. ग्रीन का है। आप यहाँ इसकी व्याख्या में देखिए। टी.एच. ग्रीन ने स्वतंत्रता को इस प्रकार परिभाषित करते हुए अपनी अवधारणा को सकारात्मक स्वतंत्रता कहा। उन्होंने अपनी समकालीन स्वतंत्रता की अवधारणा को नकारात्मक स्वतंत्रता कहा। इसके साथ में यह मत व्यक्त किया कि व्यक्ति एवं राज्य के कामों में कोई पारस्परिक विरोध नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा सही है कि समस्त कानून स्वतंत्रता का अपवर्तन है, समस्त कानून स्वतंत्रता की विरुद्ध है, कोई कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करते, समस्त कानून जो सामाजिक न्याय के हित में समानता का पक्ष लेते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करते। तो ये डी है। यहाँ पर इसकी व्याख्या देख सकते हैं। डी मतलब समस्त कानून जो सामाजिक न्याय के हित में समानता का पक्ष लेते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं करते। जैसे समाजवादी तथा आदर्शवादियों ने स्वतंत्रता तथा समानता को पूरक माना है। स्वतंत्रता तथा कानून के बीच संबंध नाजुक प्रकृति का विषय है, लेकिन सामाजिक न्याय की उपलब्धि में किया गया प्रतिबंध व्यक्ति के वास्तविक हित का अभिवर्धन करता है। अतः यहाँ कहा जा सकता है कि यदि अंकुश नहीं तो स्वतंत्रता नहीं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यह सिद्धांत कि राष्ट्र राज्य की अवधारणा स्वतंत्रता के लिए हानिकारक है प्रतिपादित किया था मिल ने, एक्टन ने, मैजनी ने और अर्नेस्ट बार्कर ने। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा लॉर्ड एक्टन ने। ठीक है, यहाँ पर देखिए, लॉर्ड एक्टन ने एक राष्ट्र राज्य की अवधारणा की आलोचना की है तथा विभिन्न राष्ट्रों के अस्तित्व का समर्थन किया है। एक्टन के अनुसार एक राज्य में कई राष्ट्रों का सह अस्तित्व उसकी स्वतंत्रता की परीक्षा तथा उसकी सर्वोत्तम सुरक्षा है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे की विरोधी है। तो एक्टन, ग्रीन, लास्की और बार्कर में से इसका सही आंसर होगा लॉर्ड एक्टन का। तो इसकी यहाँ पर व्याख्या देख सकते हैं दोस्तों। लॉर्ड एक्टन तथा एलेक्सी डी टॉकविल स्वतंत्रता तथा समानता के नकारात्मक पक्ष के समर्थक थे। इनके अनुसार समानता की दशा लाने का अर्थ कुछ लोगों द्वारा अनेकों का दमन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लोकतंत्र में जनमत जिसके माध्यम से प्रामाणिक अभिव्यक्ति प्राप्त करता है वह है समाचार पत्र, संसद, प्रभावक समूह, जनसभाएं। ठीक है, तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। तो इसमें सही आंसर होगा संसद। यानी लोकतंत्र में जनमत की अभिव्यक्ति के लिए ये सभी माध्यम है, लेकिन इन सभी में संसद जनमत की अभिव्यक्ति का सर्वाधिक प्रामाणिक साधन है। इसी कारण इसे जनमत का प्रक्षेप कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट,
उदार लोकतंत्र का अर्थ है बहुमत द्वारा सरकार, जनता द्वारा सरकार, जनता के हित की सरकार, सीमित बहुमत का शासन। तो इसका आंसर होगा बहुमत द्वारा सरकार, यानी बहुमत द्वारा निर्वाचित सरकार या सीमित बहुमत के शासन में अल्पमत के हितों के उपेक्षित होने की संभावना रहती है। क्वेश्चन नंबर 37, और इसमें और व्याख्या इसकी है कि जनता द्वारा निर्वाचित सरकार के लिए आवश्यक नहीं है कि वह जनहित में कार्य करे। इस कारणवश मैंने आपको बता ही दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, विकास का उद्यमी सिद्धांत, जिसके अंतर्गत उद्यमी को केंद्रीय भूमिका निभानी होती है। ये रिकार्डो से है, शुम्पीटर से है, सोरेल से है और सिडनी वेब से है। तो इसका आंसर होगा शुम्पीटर ने कहा है इसको कि विकास का उद्यमी सिद्धांत शुम्पीटर ने प्रतिपादित किया, जिसके अंतर्गत शुम्पीटर ने उद्यमशील वर्ग को मुख्य भूमिका दी है। वे कहते हैं कि उद्यमशील वर्ग नए विचारों और कुशल नेतृत्व के परिचायक हैं, जो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक तत्वों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसा समाज जिसमें प्रत्येक का स्वतंत्र विकास सबके स्वतंत्र विकास के निमित्त अभीष्ट अवस्था है। यह प्रमाण चिन्ह है पूंजीवाद समाज का, लोकतांत्रिक समाज का, फाशिस्ट समाज का, साम्यवादी समाज का। तो इसका आंसर होगा लोकतांत्रिक समाज का। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसदीय सरकार का सफलतापूर्वक कार्य करना निर्भर होता है दो दलीय प्रणाली पर। यदि दो दलीय प्रणाली अच्छी मानी जाती है तो यहाँ पर इसका माना गया आंसर कि संसदीय शासन प्रणाली में सरकार की सफलता के लिए द्विदलीय प्रणाली सबसे उपयुक्त है। ग्रेट ब्रिटेन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। इसमें एक दल सत्ता पक्ष की भूमिका एवं दूसरा दल विपक्ष की भूमिका निभाता है। जैसे आपको मालूम है कि आपको कि पार्टियां तीन टाइप की होती हैं, सिंगल पार्टी सिस्टम, डबल पार्टी सिस्टम और मल्टी पार्टी सिस्टम, जिसमें डबल पार्टी सिस्टम को अच्छा माना जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत विधानमंडल के मंच पर किसी मंत्री के प्रस्ताव के पराजित हो जाने की दशा में क्या होता है? पहला है, सरकार एक साधारण अविश्वास प्रस्ताव की प्रतीक्षा करती है। दूसरा है, प्रधानमंत्री द्वारा संबंधित मंत्री को डांटा जाता है। तीसरा है, मंत्री को त्यागपत्र देने के लिए बाध्य किया जाता है। और चौथा है, संपूर्ण मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देती है। तो इसका आंसर होगा कि संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर कार्य होता है। विधानमंडल में एक मंत्री की पराजय पूरे मंत्रिमंडल की पराजय मानी जाती है, इसलिए संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। लॉर्ड मॉले ने लिखा है कि मंत्रिपरिषद के सदस्य साथ साथ तैरते हैं और साथ साथ डूबते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब डी सही होगा, है ना। यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स लोकसभा के प्रति जवाबदेह होते हैं, है ना, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संघात्मक सरकार के बारे में है कि निम्न में से किस देश को संघ की नहीं अपितु परिसंघ माना जाता है? तो यहाँ पर होगा स्विट्जरलैंड, फेडरेशन ऑफ द स्टेट। यहाँ पर भारत में फेडरेशन वर्ड एक जगह भी नहीं आया, इसको यूनियन ऑफ द स्टेट कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया फेडरेशन ऑफ द स्टेट, स्विट्जरलैंड फेडरेशन ऑफ द स्टेट और कनाडा फेडरेशन ऑफ द स्टेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ राज्य पद्धति का सार यह है कि यह केंद्र और राज्य के मध्य द्विमार्गी यातायात है और थोड़ा सा अन्योन्य भाव, सहिष्णु भाव और पारस्परिक समन्वय चाहती है। संघ राज्य पद्धति के सार को निम्न में से कौन सही रूप में निर्दिष्ट करता है? प्रतिस्पर्धात्मक, विरोधाभास, सहकारी और पूरक। तो इसका आंसर होगा सहकारी।
यहाँ पर देख लेते हैं सहकारी क्या है। संघीय व्यवस्था की सफलता के लिए आवश्यक है कि पारस्परिक सहयोग और समन्वय बना रहे। कारण है कि संघीय व्यवस्था एक ही राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत अनेक सरकारों की स्थापना करती है। संघीय व्यवस्था की सफलता के लिए सहयोग, सहिष्णु भाव जरूरी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी संघीय सिद्धांत भारतीय संघ व्यवस्था में नहीं पाए जाते? पहला है संसद के उच्च सदन में सदस्य राज्यों के लिए समान प्रतिनिधित्व, संघीय स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल, सदस्य राज्यों में निवास करने वाले लोगों की दोहरी नागरिकता, स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका, है ना। तो इसमें आपको सही आंसर चुनना है। यानी पहला नहीं पाया जाता, संसद के उच्च सदन में सदस्य राज्यों के लिए समान प्रतिनिधित्व, ये नहीं पाया जाता। लेकिन ये पाया जाता है कि संघीय स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल है, जैसे संसद है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक। नेक्स्ट है सदस्य राज्यों में निवास करने वाले लोगों की दोहरी नागरिकता होती है, ये भी गलत है, ये कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका पाई जाती है। इसका मतलब पहला और तीसरा सही है। भारतीय संघ व्यवस्था में उच्च सदन राज्यसभा में राज्यों की जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिए गए हैं। संघीय स्तर पर द्विसदनीय विधानमंडल की व्यवस्था है तथा यहाँ एकल नागरिकता की व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार शब्द को सही रूप में परिभाषित करता है? राजनीतिक कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका से भिन्न राज्य की प्रशासनिक प्रणाली। दूसरा है कि राजनीतिक कार्यपालिका का संगठन प्रशासक गण। सी है राजनीतिक कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका। चौथा है समस्त तत्वों की जटिल प्रणाली जिसमें राजनीतिक कार्यपालिका, प्रशासन, विधानमंडल और न्यायपालिका सम्मिलित है। तो सरकार शब्द को सही रूप में परिभाषित करने वाला ये डी है, यानी कि समस्त तत्वों की जटिल प्रणाली जिसमें राजनीतिक कार्यपालिका, प्रशासन, विधानमंडल और न्यायपालिका सम्मिलित है। यानी सरकार शब्द का अर्थ राज्य को संचालित करने वाली व्यवस्था से है जो राज्य की शक्तियों का प्रयोग करती है। इसमें समस्त तत्वों की जटिल प्रणाली जिसमें राजनीतिक कार्यपालिका, प्रशासन, विधानमंडल और न्यायपालिका सम्मिलित है। ठीक। नेक्स्ट है, इनमें से किसे फोर्थ स्टेट चतुर्थ वर्ग कहा जाता है? तो प्रेस को कहा जाता है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेहरू की मृत्यु के बाद किसने प्रधानमंत्री का पद ग्रहण किया था? तो गुलजारी लाल नंदा थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु 1964 के बाद गुलजारी लाल नंदा कार्यकारी रूप में प्रधानमंत्री बने। इसके बाद प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री बने थे। नेक्स्ट है, नवमानववाद का पक्ष समर्थन किया था? नेहरू ने, राय ने, घोष ने और इकबाल ने। तो किया था एम एन राय ने नवमानववाद के पक्ष का समर्थन किया। इसके अनुसार मनुष्य तत्वतः बौद्धिक प्राणी है। यह बात ऐतिहासिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी सत्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पेरेस्ट्रोइका की अवधारणा का श्रेय दिया जाता है स्टालिन को, गोर्बाचेव को, माओ को और टीटो को। तो ये गोर्बाचेव को दिया जाता है। पेरेस्ट्रोइका की अवधारणा का श्रेय गोर्बाचेव को दिया जाता है। पेरेस्ट्रोइका का मतलब हुआ पुनर्गठन और ग्लासनोस्त का अर्थ है खुलापन। इसी की वजह से सोवियत संघ में सामाजिक और राजनीतिक वाद विवाद, विदेश नीति पर पुनर्विचार को बढ़ावा मिला। बाद में सोवियत रूस का विघटन हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फ्रांस के स्थानीय स्वशासन का आंतरिक लक्षण है विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण, केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण,
उपरोक्त में से कोई नहीं। तो केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण दोनों है। फ्रांस में एकात्मक शासन व्यवस्था है। यहाँ पर स्थानीय सरकारों पर केंद्र का नियंत्रण मजबूत है। राज्य सरकारों को केंद्र के निर्देश पर कोई कार्य करना होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संरक्षणदायी नौकरशाही की परंपरागत घर रहा है चीन, मिस्र, फ्रांस और अमेरिका में। तो इसमें कौन सा सही होगा? इसमें होगा अमेरिका में। यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका को संरक्षणदायी नौकरशाही का जनक कहा जाता है। मार्क्स ने नौकरशाही को अभिभावक की संज्ञा दी है। इस प्रकार की नौकरशाही व्यवस्था में पदों के आवंटन द्वारा नौकरशाहों को प्रभावित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आजकल संयुक्त राज्य अमेरिका का सीनेट विश्व के समस्त उच्च सदनों में सर्वाधिक शक्तिशाली है। इस कथन के प्रकाश में निम्न में से कौन सा अप्रासंगिक है? तो दोस्तों इसमें 3 प्रासंगिक है और 1 अप्रासंगिक है। तो जो कि सी है, यानी कि प्रतिनिधि सदन की शक्तियां सीनेट द्वारा कम की जा सकती हैं, ये अप्रासंगिक है। बाकी तीनों प्रासंगिक है। जैसे राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित संधियां सीनेट द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए। दूसरा है राष्ट्रपति संघीय स्तर पर की गई समस्त राजनीतिक नियुक्तियां सीनेट द्वारा अनुमोदित होती है। और डी है, कोई भी संवैधानिक संशोधन सीनेट की स्वीकृति के बिना पारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसका जो अप्रासंगिक है वो तीसरा है। यहाँ पर एक बार फिर मैं रिपीट कर दूँ कि अमेरिकी संविधान के अनुसार राष्ट्रपति तथा प्रतिनिधि सभा सीनेट की अवहेलना कर कोई कार्य नहीं कर सकते। कारण है कि अमेरिकी संविधान में सीनेट को प्रतिनिधि सभा की विधायी तथा राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति दोनों पर अंकुश लगाने का अधिकार है। नियुक्तियां तथा संधियों की पुष्टि का सीनेट का अधिकार कार्यपालिका के क्षेत्र में राष्ट्रपति का साझेदार बना देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्थिति को सही रूप से वर्णित करता है? कि जैसे वह कैबिनेट का निर्णायक स्वामी होता है, वह समकक्षों में प्रथम से अधिक होता है किंतु स्वेच्छाचारी शासक से कम होता है, और वह विधायी कार्यों और कार्यपालिका निर्णयों का स्रोत होता है, उसे अन्य दल के नेता का अवश्य समाधान करना चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, यानी वह जो है कैबिनेट का निर्णायक स्वामी होता है ना। तो ये ब्रिटिश प्रधानमंत्री की स्थिति को सही रूप से वर्णित करता है कि जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री है वह कैबिनेट का निर्णायक स्वामी होता है ना। हमारे इंडिया में भी यही है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री को कैबिनेट में अपने सहयोगियों में प्रथम माना जाता है। वह कैबिनेट के निर्माण में अंतिम निर्णायक होता है। वह जब चाहे किसी मंत्री को त्यागपत्र मांग सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फ्रांस के राष्ट्रपति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ABCD में से इसका जो सही होगा वह जिन्हें वह अत्यावश्यक मानता है उन क्षेत्रों में राष्ट्रपति शासन भी करता है और सत्ता भी भोगता है। तो इसका ये आंसर, इसकी व्याख्या देख लेते हैं कि फ्रांस का राष्ट्रपति विधायिका की सहायता के बिना ही कानून बना सकता है। मंत्रिमंडल के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर भी वह चाहे तो मंत्रिमंडल में बना रह सकता है। इसलिए कहा जाता है कि फ्रांस का राष्ट्रपति शासन करता है और सत्ता भी भोगता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सरकार की ऐसी प्रणाली जो स्वयं में एक वर्ग है, जो राष्ट्रपति और मंत्रिमंडलीय शासन प्रणालियों से मूल रूप से भिन्न होती है किंतु जिसमें इन दोनों के कुछ लक्षण सम्मिलित रहते हैं, वो प्रचलित हैं फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में, इटली में, जर्मनी में। तो इसका आंसर होगा फ्रांस में। ला पालोम्बारा ने फ्रांस की शासन व्यवस्था को अर्ध अध्यक्षात्मक कहा और फ्रांस की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों में निहित होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, किसका अनुसरण करते हुए भारत का संविधान राज्यों का संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट शब्दावली का प्रयोग करता है?
कनाडा, यूएसए, जर्मनी, पूर्व यूएसआर यानी सोवियत संघ। तो इसका आंसर होगा कनाडा। संघीय व्यवस्था कनाडा से लिया गया है दोस्तों, आपको पता होगा। यह कनाडा का आंसर करते हुए भारत का संविधान राज्यों का संघ शब्दावली का प्रयोग करता है। दूसरे शब्दों में हमारी संघात्मक व्यवस्था बहुत कुछ कनाडा की व्यवस्था के समान है। हमारे संविधान में फेडरेशन शब्द का प्रयोग न कर यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। यह कनाडा के संविधान से ही लिया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, अमेरिका का उच्चतम न्यायालय विधानमंडल का तृतीय सदन है, ये लास्की ने कहा है। उच्चतम न्यायालय को विधानमंडल का तृतीय सदन बनाने वाली शक्ति है प्रारंभिक, अपीली, परामर्शदायी और न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति। यानी आपको मालूम है कि अमेरिका के जो सर्वोच्च न्यायालय हैं उसकी 3 शक्तियां हैं, है ना। हमारे इंडिया की भी सर्वोच्च न्यायपालिका जो है सुप्रीम कोर्ट, उसकी भी यहाँ पर शक्तियाँ दिया है, वही है। तो ये अमेरिका किसी ने कहा कि इसको तृतीय सदन बनाने वाली शक्ति है। न्यायिक पुनर्विलोकन, इसका आंसर होगा न्यायिक पुनर्विलोकन। नेक्स्ट एक बार फिर बता दें कि अमेरिका का जो उच्चतम न्यायालय है वो विधानमंडल का तृतीय सदन बनाने वाली जो शक्ति है वो है न्यायिक पुनर्विलोकन। यहाँ पर इसकी व्याख्या दिया हुआ है कि अमेरिका उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनर्विलोकन के अधिकार के कारण लास्की ने इसे कांग्रेस का तृतीय सदन कहा है। अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या का एकमात्र अधिकार प्राप्त है। प्रजातंत्र में कानून निर्माण की शक्ति जनता द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा निर्वाचित विधायिका की होती है, लेकिन सर्वोच्च उच्च न्यायालय द्वारा कानून को अवैध घोषित कर एक उच्च विधानमंडल की स्थिति प्राप्त कर लेती है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, संयुक्त राज्य अमेरिका का नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जब पद धारण करता है वह तारीख है उसके निर्वाचित होने के बाद का दिन, उसके निर्वाचित होने के बाद 20 जनवरी का दिन, उसके निर्वाचित होने के बाद 20 जनवरी का दिन, फरवरी का दिन, उसके निर्वाचित होने के बाद 4 मार्च का दिन। तो आपको मालूम है कि उसके निर्वाचित होने के बाद 20 जनवरी का दिन। जैसा कि अभी हाल में डोनाल्ड ट्रंप के बाद जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद को ग्रहण किया और इसके लिए बहुत विवाद भी हुआ, है ना। और वो 20 जनवरी का दिन ही था। और आपको मालूम है अमेरिका की जो पार्टी है वो 2 पार्टी सिस्टम है, यानी डेमोक्रेटिक पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी। जो डोनाल्ड ट्रंप थे वो रिपब्लिकन पार्टी के थे और जो बाइडेन है वो डेमोक्रेटिक पार्टी के हैं। और वहाँ की पार्टियों को 2 खाली बोतलें कहा जाता है, ठीक है। ये सब जानना चाहिए और उससे जुड़े हुए विवाद को भी याद रखिएगा। और जो वाइस प्रेसिडेंट है वो कमला हैरिस हैं, जो इंडियन ओरिजिन की हैं लेकिन अमेरिका की सिटीज़न है, ये सबको पता है। क्वेश्चन नंबर इसी को रिपीट किया, व्याख्या एक बार रिपीट करते हैं कि 20वें संविधान संशोधन 1933 ईस्वी के बाद से नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति 20 जनवरी को अपने पद की शपथ ग्रहण करता है और पद धारण करता है। इसके पहले 4 मार्च को शपथ ग्रहण करता था, यानी 1933 20वें संविधान संशोधन के बाद ऐसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का मसौदा बनाने के लिए मई 1787 में जिस संविधान सभा का आयोजन किया गया था उसे क्या कहा गया? उसे कहा गया फिलाडेल्फिया, यानी फिलाडेल्फिया कन्वेंशन या फिलाडेल्फिया सम्मेलन। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए 25 मई 1787 को फिलाडेल्फिया में एक सभा को आयोजित किया गया था, उसे ही फिलाडेल्फिया सम्मेलन कहा जाता है। इस प्रकार विश्व का प्रथम निर्मित संविधान अमेरिका का संविधान है जो 1787 ईस्वी में बना और 1789 ईस्वी में लागू किया गया, ठीक है। और हमारा जो संविधान है वो 26 नवंबर 1949 को बना और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो
एक और है क्वेश्चन, निम्न में से किस विषयों में भारत की संघीय व्यवस्था ऑस्ट्रेलिया की संघीय व्यवस्था से भिन्न है? तो इसका आंसर होगा 1, 2, 3, यानी हमारा जो ऑस्ट्रेलिया से भिन्नता है वो है संघीय विधानमंडल के उच्च सदन में राज्यों का प्रतिनिधित्व के मामले में, दूसरा है अवशिष्ट शक्तियों का निहित होना, तीसरा है संघ में शामिल होने वाली संगठन इकाइयों के लिए पृथक लिखित संविधान का होना। ठीक है, तो इसमें इसको और स्पष्ट करने के लिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में संघीय विधानमंडल के उच्च सदन में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया है, जबकि भारत में राज्यों को जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में संघ की शक्तियों का उल्लेख कर दिया गया है तथा अवशिष्ट शक्तियां राज्यों को दी गई हैं, जबकि भारत में अवशिष्ट शक्तियां संघ को दी गई हैं। ऑस्ट्रेलिया का संविधान लिखित है तथा छोटा है, जबकि भारत का संविधान लिखित है लेकिन विशाल है। ऑस्ट्रेलिया में राज्यों का अपना संविधान है और राज्य अपने संविधानों का संशोधन भी कर सकता है, जबकि भारत में संघ और राज्य के लिए एक ही संविधान है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से मैंने ये 30 क्वेश्चन और कंप्लीट किए और वीडियो लॉन्ग ना होने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में ये सारे क्वेश्चन आपको शेयर करूँगा। आप लोग पढ़ते रहिए और जो स्टूडेंट जो फ्रेंड्स मेरे नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका लास्ट तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।